डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इससे पहले भी फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताया है, मीनिंग, उसकी परिभाषा क्या है। फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस आपको बताई थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बताया था। आज हम कुछ और फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है। प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग निर्धारण और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे, भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो इन बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन से। तो आपको पहले भी इसके बारे में काफ़ी बताया जा चुका है, तो थोड़ा सा और इसका जो पार्ट रह गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो भ्रूण जो है प्रथम दिनों में पोषण मध्य पेशी से लेता है। यह भोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, किंतु 4 से 5 दिनों में वह गर्भाशय में स्थित हो जाता है। गर्भरोपण के दूसरे सप्ताह तक भ्रूण दीवार में स्थित होकर पोषण प्राप्त करता है। कोशिकाएं एक पिंड या गुच्छे का रूप ले लेती हैं, जिसे मोरूला कहते हैं। बाहरी कोशिकाएं अंदर के कोशिका समूह से अलग हो जाती हैं और ऊपरी आवरण बनाती हैं। कोशिका समूह का एक भाग बाहरी सतह से जुड़ा रहता है, जिसे जरायु या कोरियन कहते हैं। इसमें अंकुर निकल आते हैं, जिन्हें जरायु अंकुर कहते हैं, और जिनके माध्यम से गर्भाशय से संबंध बना रहता है। विकास के क्रम में भ्रूण और गर्भाशय की दीवार के मध्य से और अधिक अंकुर निकलकर अपरा का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा यानी कि अपरा क्या होता है। अपरा में रक्त नलिकाओं का जाल फैला होता है। गर्भकाल में भ्रूण का पोषण अपरा के माध्यम से होता है। प्रसव के समय तक तथा उसके कुछ समय पश्चात भी अपरा अंतर्गर्भाशय कला से मजबूती के साथ जुड़ी रहती है, और अपरा के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि मातृ रक्त के द्वारा भ्रूण का पोषण करती है। जो भी मदर का ब्लड होता है उसके द्वारा वो उस भ्रूण का पालन पोषण करती है। भ्रूण तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भी प्लेसेंटा यानी कि अपरा का होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है, व्यर्थ पदार्थ है, उनको दूर करना उसका कार्य होता है। अपरा जो है सूक्ष्म जीवों को गर्भ तक पहुंचने से रोककर भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी छोटे मोटे जीव होते हैं या विषाणु या जीवाणु होते हैं, उनको गर्भ तक पहुंचने से बचाने का कार्य करती है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे, भ्रूण का विकास कैसे होता है। ये कुछ आप थोड़ा सा डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, गर्भ में स्थापित होने के पश्चात से ही भ्रूण का विकास आरंभ हो जाता है। सामान्यतः गर्भावस्था 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 महीने 7 दिन की होती है। इस समय में पूर्ण रूप से भ्रूण विकसित होकर शिशु का रूप धारण कर लेता है। भ्रूण का विकास जो है निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। पहले सप्ताह में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले सप्ताह में भ्रूण गर्भाशय कला में स्थित हो जाता है और ऊपरी आवरण फटकर अपरा का निर्माण होता है। इसमें अंकुर या उंगलियों के समान अंग निकलकर गर्भाशय से भ्रूण को मजबूती से बांधे रखते हैं। भ्रूण की वृद्धि उसकी ऊपरी रक्षात्मक परत के फट जाने से प्रारंभ होती है। ये है पहले सप्ताह की बात। दूसरे सप्ताह के बारे में बात करेंगे। भ्रूण के कोशिकाओं में निरंतर विभाजन प्रक्रिया होती रहती है। इनमें से कुछ कोश अपरा का निर्माण करते हैं, कुछ कोश या सेल शिशु के विकास के लिए काम में आते हैं, तथा शेष जो होते हैं वो उल्ब कोश का निर्माण करते हैं, जिसमें रहकर शिशु सुरक्षित रहता है। नाभि नाल का निर्माण मूल कोशों के द्वारा होता है।
इसी नाभिनाल की सहायता से स्त्री रक्त वाहिनी से खाद्य सामग्री तथा ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचाती है। यह नाल शिशु एवं माता में संबंध जोड़ती है। इसी नाल की सहायता से शिशु माता के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। फिर तीसरे सप्ताह में कोश समूह शिशु का रूप ले लेता है और इस समय शिशु के शरीर के विभिन्न अंगों की प्रारंभिक बनावट को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस अवस्था में बालक का सिर व मस्तिष्क का भाग अधिक वृद्धि करता है। चौथे सप्ताह की बात करते हैं। इस सप्ताह में भ्रूण की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। भ्रूण तेजी से विकसित हो जाता है। आंतरिक अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत यानी कि लीवर इत्यादि बन जाते हैं और कार्य करने की प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। 5वें सप्ताह में सिर व धड़ की अस्थियों का निर्माण तेजी से होता है। हाथ एवं पैर की अस्थियां भी स्पष्ट नजर आती हैं। 6ठे सप्ताह में भ्रूण की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। हाथ व पैरों की उंगलियां बढ़ जाती हैं और आपस में जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में भ्रूण के सुविकसित पूंछ होती है। पेट बड़ा होता है क्योंकि आंतरिक अंग तीव्रता से वृद्धि करते हैं। इस अवस्था में भ्रूण की विकसित पूंछ भी होती है जो कुछ सप्ताह पश्चात अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाती है। 7वें सप्ताह में भ्रूण एक निश्चित आकार ले लेता है। उसके कान, पलकें, आईलेट्स विकसित हो जाते हैं। आंतरिक अंग अपना निर्धारित स्थान ले लेते हैं। चेहरे के विभिन्न अंगों को स्पष्ट देखा जा सकता है। 8वें सप्ताह में के अंत तक अप्रा व झिल्लियों का निर्माण पूरा हो जाता है। झिल्लियां एक थैली का आकार ले लेती हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें शिशु तैरता रहता है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये 2nd वीक आफ्टर कंसेप्शन का है। फिर 8वें सप्ताह के अंत तक अप्रा व झिल्लियों का निर्माण पूरा हो जाता है। झिल्लियां एक थैली का आकार ले लेती हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है और इसमें शिशु तैरता है। फिर हम बात करेंगे गर्भावस्था का 3रे महीने में क्या होता है। 3रे महीने में उंगलियां अलग हो जाती हैं, पूंछ गायब हो जाती है, शरीर लंबा हो जाता है, त्वचा पारदर्शी व पतली हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर तथा वजन 14.2 ग्राम का होता है। महिला का पेट बढ़ने लगता है। इस समय गर्भवती महिला रक्त की कमी यानी कि अनीमिया उसे हो सकता है। रक्त में तरल पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाने से लाल रक्त कणों की संख्या में कमी आ जाती है। इसके लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं और जहां तक हो सके आहार में आयरन की मात्रा अधिक से अधिक ली जानी चाहिए। चौथे महीने में, गर्भावस्था के 4थे महीने में शिशु की उंगलियां पर नाखून आने लगते हैं। शिशु की पीठ धनुषाकार हो जाती है। सिर नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। मसूड़ों में दांत बनने शुरू हो जाते हैं। सिर पर छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। 16वां सप्ताह समाप्त होने पर मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। शिशु की लंबाई 10 से 12.5 सेंटीमीटर की और वजन 114 ग्राम तक हो जाता है। 5वें महीने में शिशु की लंबाई 20 सेंटीमीटर एवं वजन 300 ग्राम हो जाता है। 18 से 20वें सप्ताह के बीच में शिशु में जीवन आ जाता है। हृदय गति प्रारंभ हो जाती है जो स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जा सकती है। शिशु की गतिशीलता होने लगती है, मूवमेंट होती है, जिसको गर्भवती महिला जो है अपने वो सुन सकती है। गर्भवती महिला का उदर जो है काफी बड़ा हुआ नजर आने लगता है। 6ठे महीने में शिशु की त्वचा पर कोमल रुएं आ जाते हैं। शिशु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। विशेष तौर पर अब महिला विश्राम की अवस्था में
रहती है। 7वें महीने के पश्चात शिशु स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है, किंतु ऐसे जन्म को अपरिपक्व यानी कि प्री मैच्योर चाइल्ड कहा जाता है। ऐसे शिशु के जीवित रहने की संभावना कम होती है। इस अवस्था में शिशु की लंबाई और वजन तीव्रता से वृद्धि करते हैं, इसलिए प्री मैच्योर चाइल्ड 7वें महीने में जो है नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उसकी जो है जीवित रहने की संभावना कम रहती है और बहुत ही केयर करनी पड़ती है। इसलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि 7वें महीने में बच्चा जो है प्री मैच्योर बच्चा जो है वो पैदा नहीं होना चाहिए, विशेष सावधानी बरती जाए। 8वें महीने में शिशु की त्वचा का रंग लाल होने लगता है, उसके त्वचा व शरीर में वसा जो इकट्ठी होने लगती है और शिशु जो है मैच्योर होता हुआ नजर आने लगता है। इस अवस्था में अस्थियां मुलायम एवं काफी कोमल होती हैं, बाल छोटे छोटे होते हैं, उसकी खोपड़ी के जो आगे वाला भाग है उसके जोड़ अभी खुले हुए होते हैं। 9वें महीने में बच्चा जो है शिशु जो है वो मैच्योर हो जाता है, उसकी त्वचा मुलायम और लाल गुलाबी रंग की हो जाती है, वसे तंतु अधिक होते हैं, शिशु के वजन में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में शिशु अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेता है, अर्थात उसका सिर नीचे की ओर आ जाता है और प्रसव की स्थिति ले लेता है। यदि किसी कारणवश शिशु की स्थिति बैठी हुई या सिर ऊपर की ओर होता है तो आड़ी स्थिति रहती है, तो फिर उस शिशु का जन्म जो है सिजेरियन ऑपरेशन यानी कि शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये हमने बात की कि कॉन्सेप्शन के बाद किस सप्ताह और किस महीने में शिशु की क्या स्थिति रहती है, उसका वजन और उसके पार्ट्स जो हैं किस तरह से डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो का विकास, भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की कि लिंग निर्धारण कैसे होता है शिशु का। जब एक मदर जो है प्रेग्नेंट होती है, जब भ्रूण का विकास होता है तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसका किस तरह से डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जहाँ तक सेक्स डिटर्मिनेशन की बात है, मानव में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 साधारण होते हैं और 2 जो हैं वो लिंग क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। शिशु में लिंग निर्धारण जो है माता पिता दोनों से 23 क्रोमोसोम्स प्राप्त करता है। अभी मैंने बताया 22 जोड़े ऑटोजोम और 1 जोड़ा जो है लिंग क्रोमोसोम्स का होता है। और जो लिंग क्रोमोसोम्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, X तथा Y। बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वास्तव में पिता से जो सेक्स क्रोमोसोम्स प्राप्त होता है उस पर निर्भर करता है। Y क्रोमोसोम्स केवल शुक्राणु में होता है, यानी कि मेल्स में होता है, अंडक में नहीं होता। और अंडक में जो है XX का जोड़ा पाया जाता है और मेल्स में X एंड Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर XY क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो मेल होता है, और अगर XX होता है तो फीमेल जो है पैदा होता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो सेक्स के बारे में निर्धारण किया जाता है वो जो है वो मेल पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल में 2 क्रोमोसोम्स XY होते हैं, फीमेल में XX होता है। अगर X का X
के साथ मिलन होता है तो गर्ल बेबी होता है और XY तो बॉय बेबी होता है, और ये XY जो है मेल में ही पाए जाते हैं। इसलिए बेबी वेदर इज अ मेल और फीमेल इट डिपेंड्स ऑन द मेल, यानी कि पुरुष के द्वारा ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये महिलाओं पर निर्भर नहीं करता है कि लड़की पैदा हो रही है या लड़का। तो अभी आपको बताया निषेचन के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में। तो ये है इस चैप्टर के बारे में। आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुनें और फिर नोट्स बनाएं। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।